आज हम इस वीडियो के अंदर आपको मगध साम्राज्य के एक बहुत महत्वपूर्ण राजवंश नंदों के बारे में जानकारी देंगे। ये नंद शासक भारत के वो शक्तिशाली शासक हैं जिन्होंने की मगध साम्राज्य की सीमाओं को, मगध साम्राज्य की संस्कृति को, वहाँ की सभ्यता को बहुत आगे तक फैलाया था। मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको उन कारणों के बारे में बता चुका हूँ जिसके कारण कि मगध साम्राज्य के जो शासक थे वो महत्वाकांक्षी हुआ करते थे और उसके कारण वो देश के अन्य भागों को जीतने की महत्वाकांक्षा पालते थे, रखते थे। शिशुनाग वंश के बाद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि शिशुनाग के बाद कालाशोक गद्दी पर बैठा था और कालाशोक के बाद करीबन उसके हमको 10 उत्तराधिकारी हमको देखने को मिलते हैं। जो जैन बौद्ध और पुराण साहित्य हमको बताते हैं उससे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। शिशुनाग वंश की जो आखिरी उत्तराधिकारी थे वो उतने योग्य नहीं थे और करीबन 10 शासकों ने वहाँ पर और शासन किया था। कालाशोक के बाद करीबन 10 हमको छोटे बड़े शासक हमको मिलते हैं, परंतु उनका क्या योगदान रहा होगा, क्या उनका राजनीतिक योगदान रहा होगा, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती। हमको इस बात की जानकारी मिलती है शिशुनाग वंश के बाद जो वंश बैठा था उसको नंद वंश कहा जाता था और महापद्म नंद वहाँ का शासक हुआ करता था। परंतु अब ये सवाल आता है कि शिशुनाग वंश के बाद जो नया वंश हमको देखने को मिलता है, आखिर वो वंश था कौन था, क्या था, उस वंश की ऐसी क्या विशेषता थी जिसने की क्या विशेषता थी कि जिसके कारण कि वो शिशुनाग वंश को हटा पाने में समर्थ हुआ। अब जहाँ तक हम ये इस बात की बात करें कि वो वंश था कौन सा या फिर उसके बारे में जो पुराने जो साहित्य हैं वो क्या कहते हैं, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूँ कि जिस व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की थी उसका नाम विभिन्न ग्रंथों में हमको अलग अलग देखने को मिलता है। विभिन्न ग्रंथों से मेरा मतलब है कि जो तत्कालीन जो पुराण हैं, जो जैन ग्रंथ हैं और जो बौद्ध ग्रंथ हैं, ये और जो यूनानी इतिहासकार हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं। जो सबसे पहले मैं बात करूँगा पुराणों की, और पुराण इस नए वंश का जो शासक है उसको महापद्म कहता है। यानी कि पुराणों के अनुसार जो शिशुनाग वंश के बाद जो शासक बैठा था, जो व्यक्ति जिसने अपना राज्यारोहण कराया था उसका नाम महापद्म था। परंतु महाबोधि वंश जो बौद्ध ग्रंथ है वो कहता है कि उसका नाम महापद्म नहीं था, उसका नाम उग्रसेन था। यानी कि महाबोधि वंश और पुराणों का जो नाम हमको मिलता है उसमें थोड़ा सा अंतर है। पुराण उसको महापद्म नाम से बुलाते हैं और वहीं जो बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश है उसको उग्रसेन कहता है। कटियस जो यूनानी लेखक है वो उसको अग्रमीज कहता है। यानी कि थोड़ा बहुत अंतर है, परंतु शायद एक ही व्यक्ति ये रहा होगा। भारतीय और विदेशी दोनों ही नंदों को किसी अज्ञात वंश का कहते हैं। यानी कि नंद वंश के बारे में वो कौन सा वंश था इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, क्योंकि इसका नाम भी हमको अलग अलग मिलता है। पुराण इसको महापद्म कहते हैं, जो महाबोधि वंश है वो इसका नाम जो है वो उग्रसेन कहता है, और जो कटियस जैसे इतिहासकार हैं वो उसको अग्रमीज कहते हैं। परंतु इनका कुल कौन सा था इसके बारे में परस्पर विरोधी बात हमको देखने को मिलती है। पुराण इस बात की हमको सूचना देते हैं कि महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की मूरा नाम की महापद्म नंद की शूद्रा जो स्त्री थी उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ था। यानी पुराणों से हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि महापद्म जो नंद था शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की एक स्त्री से पैदा हुआ था और उसने धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ा लिया होगा और वो शासक बन गया होगा। इसी तरह विष्णु पुराण से हमको जानकारी मिलती है कि ये जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा था वो अत्यंत लोभी था, बलवान था और क्षत्रियों का विनाश करने वाला था। तो जो विष्णु पुराण की हमारे पास सूचना है उससे तो हम ये कह सकते हैं कि जो नया गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति था वो लोभी था, लालची था, पर बलवान था। परंतु इसके साथ साथ वो ये बात भी कहते हैं कि वो क्षत्रियों का नाश करने वाला था। इसका ये मतलब भी है कि शायद कि वो कम से कम उस
उस व्यवस्था के अंदर क्षत्रिय वंश का नहीं रहा होगा, किसी और वंश का वो रहा होगा। आवश्यक सूत्र एक और ग्रंथ है और उसमें उसको नापित दास कहा गया है। नापित दास कौन होते थे इस बारे में कोई हमको जानकारी नहीं है। और महावंश की जो टीका है उसमें उसको किसी अज्ञात कुल का बताया गया है। महावंश के ऊपर जो टीका लिखी गई है उसमें इस नंदवंश को किसी अज्ञात कुल का कहा गया है और कहा गया है कि ये किसी डाकुओं के गिरोह का नेता हुआ करता था, जिसने कि वहाँ का राजा जिसने कि वहाँ का जो राज्य था वो हड़प लिया था। और यूनानी लेखक कर्टियस का कहना है कि उग्रसेन अपनी सुंदरता के कारण रानी का प्रिय बन गया था। उसने छल से राजा की हत्या कर दी थी और राजकुमार के संरक्षण के बहाने राज्य वो करने लगा था। अंततः उसने राजकुमारों की भी हत्या कर दी थी। यानी कि यूनानी कर्टियस का ये मानना है कि ये जो व्यक्ति था ये बहुत सुंदर था और अपनी सुंदरता के कारण जो शिशुनाग वंश के राजा रहे होंगे उनकी रानी के प्रभाव में आ गया होगा और धीरे धीरे उसका प्रभाव इतना बढ़ता चला गया होगा कि उसने राजा की हत्या कर दी होगी। थोड़े समय के लिए राजा के संरक्षक के रूप में काम किया होगा उसने और फिर उसने राजकुमारों की हत्या करने के बाद राज्य उसने हड़प लिया होगा। महाबोधि वंश जो है वो कालाशोक के जिन 10 पुत्रों की बात करता है वो शायद इतने योग्य नहीं रहे होंगे या अव्यस्त रहे होंगे और उनकी अव्यस्तता का लाभ उठा के या उनकी अयोग्यता का लाभ उठा के इस व्यक्ति ने अपने आप को मजबूत किया होगा और उसने वहाँ का राज्य हड़प लिया होगा, छीन लिया होगा। नंद वंश को नवनंद भी कहा जाता है। नवनंद इसलिए कहा जाता है कि नंदों ने कुल मिला के 9 नंदों ने शासन किया, यानी कि जो हमको वंशावली मिलती है नंदों की वो 9 राजाओं की मिलती है, इसलिए इनको नवनंद कहा जाता है। अब ये नवनंद कौन कौन से थे, कौन कौन से शासक थे जिन्होंने शासन किया था, उनके नाम हमको जो मिलते हैं पुराने जो साहित्य है उसमें सबसे पहला जो व्यक्ति था वो उग्रसेन था, दूसरा व्यक्ति था पंडुक, तीसरा व्यक्ति था पांडुगति, चौथा व्यक्ति था भूतपाल, पांचवा व्यक्ति था राष्ट्रपाल, छठा व्यक्ति था गोविष्काण, सातवां व्यक्ति था देशसिद्धक, आठवां व्यक्ति था केवट, नौवां व्यक्ति था धन, यानी कि इसको हम आगे जाके धननंद कह सकते हैं। तो ये प्रारंभ के अंदर ये हमको 9 नंदों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने शायद वहां पर शासन किया होगा। 344 से लेकर 322 तक का जो काल है वो भारत में नंद वंश के नाम से जाना जाता है, यानी कि शिशुनाग वंश के बाद जो वंश गद्दी पे बैठा था वो भारतीय इतिहास में नंद वंश था। उसका जो कार्यकाल था नंदों का वो कब तक था, वो था 344 ईस्वी पूर्व से लेके 322 ईस्वी पूर्व तक। ध्यान रखिए ये ईसा बाद की घटनाएं नहीं है, ये ईसा पहले की घटनाएं हैं, इसलिए इनका जो कालखंड आता है हमारे सामने वो 344 से लेके 322 ईस्वी पूर्व तक का आता है। अब इन नंदों ने शिशुनाग वंश के राज्य की सीमाओं को कहां तक आगे बढ़ाया, यानी कि जो उनको उत्तराधिकार में जो राज्य मिला था, जो सीमाएं मिली थी, वो सीमाएं इन्होंने कहां तक फैलाई थी और हमको तत्कालीन स्रोतों के अंदर, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो बौद्ध ग्रंथ हो, चाहे वो जैन ग्रंथ हो, उनके माध्यम से हमको सूचना मिलती है कि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य के निर्माण में सफल हुए थे। उनके पास इक्ष्वाकु राज्य था, उनके पास पांचाल को उन्होंने जीत लिया था, उनके पास हयह जीत लिया था, कलिंग का प्रदेश उन्होंने जीता था, अश्मक को जीता था, काशी जीता था, कुरु जीता था, मैथिल जीता था, सूरसेन जीता था और गीतिहोत्र का प्रदेश भी उन्होंने जीता था। और इस तरह हम कह सकते हैं कि एक विशाल उत्तर से लेकर दक्षिण तक मालवा दक्षिण का ये बहुत बड़ा प्रदेश, उत्तर भारत का गंगा घाटी का ये बहुत बड़ा प्रदेश उनके आधिपत्य में आ चुका था। और वो इतना बड़ा राज्य था कि पंजाब के पूर्व का संपूर्ण भारत हम उनके आधिपत्य में मान सकते हैं। भारत का इतना विशाल राज्य शायद पहली बार बन रहा था कि पंजाब से पूर्व का जो सारा का सारा प्रदेश था वो इन नंदों के पास था। और साथ में मालवा और दक्षिण भारत की बात करें, मालवा और गोदावरी नदी तक का क्षेत्र जो था, उत्तर भारत में पंजाब के पूर्व का भाग और दक्षिण भारत में मालवा और गोदावरी नदी के तट के जो भाग के तट तक का जो क्षेत्र था वो नंदों के पास था।
हाथी गुफा अभिलेख दर्शनार्थ। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है, जो तत्कालीन भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचना हमको देता है। इस हाथी गुफा अभिलेख में हमको इन नंदों के बारे में जानकारी मिलती है, और उस हाथी गुफा अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि इस नंद ने, महाप्रभु नंद ने कलिंग प्रदेश जीता था। मगध से लेकर कलिंग तक की यात्रा इसकी सेनाओं ने की होगी और कलिंग प्रदेश को जीता था। और कलिंग प्रदेश को जीतने के बाद वहां पर एक जैन प्रतिमा उठा के वो ले आया था। तो यहाँ पर वो हाथी गुफा अभिलेख हमको दो तरह की सूचना दे रहा है कि कलिंग प्रदेश तक नंदों की सेना आई थी, और दूसरा वहां पर उसने जिस मत को मानता था उस मत की एक प्रतिमा, कहते हैं कि ये नंद जैन मत के अनुयायी थे। इन नंदों ने, घननंद ने वहां जैन एक जिन की प्रतिमा को उठाया था। शायद वो उनको उस प्रतिमा को मगध ले गया होगा, और उसके बाद कलिंग के अंदर उसने साम्राज्य ही स्थापित नहीं किया था, जन उपयोगी काम भी किए थे, जन कल्याण के भी काम किए थे। कलिंग में उसने एक नहर का भी निर्माण कराया था। तो ये हाथी गुफा अभिलेख जो बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहासकारों की नजर में वो बहुत महत्वपूर्ण सूचना तत्कालीन भारत के बारे में हमको दे रहा है। उसको हमको तीन प्रकार की सूचना मिल रही हैं। पहली बात तो इन नंदों की सेनाएं मगध तक पहुंची थी, वहां पर उन्होंने एक जिन की प्रतिमा वो उठा लाए थे, और तीसरा उन्होंने एक जन कल्याण का भी काम किया था। वहां के किसानों की सिंचाई के लिए उन्होंने एक नहर का भी निर्माण कराया था। 12वीं शताब्दी के जो मैसूर के अभिलेख में है उससे जानकारी मिलती है कि वो उत्तर प्रदेश भी जीत चुके थे, यानी कि जहां उन्होंने कलिंग प्रदेश जीता था और उत्तर प्रदेश के ऊपर भी विजय प्राप्त की थी। और इतनी विजय एक शक्तिशाली सेना के माध्यम से ही की जा सकती थी। निश्चित रूप से हमें मानना पड़ेगा कि नंदों की सेनाएं बहुत विशाल रही होंगी, बहुत शक्तिशाली सेना का वो गठन कर चुके थे। कार्टियस नामक जो यूनानी इतिहासकार है वो नंदों की विशाल सेना की हमको जानकारी दे रहा है। वो हमको ये बता रहा है कि नंदों की सेना में अकेले पैदल सैनिकों की संख्या 2 लाख हुआ करती थी, यानी कि 2 लाख सैनिक मगध की उस शक्तिशाली सेना के अंदर हुआ करते थे, और 20,000 उसके बाद घुड़सवार होते थे। 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक और 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की शक्तिशाली सेना इन मगधों के पास थी। और इस शक्तिशाली सेना के बलबूते पर उत्तर से लेकर कलिंग प्रदेश का राजस्थान उन्होंने कर लिया था। दोबारा आपको बताऊं, उसकी सैनिक शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कार्टियस के जो यूनानी लेखक है वो बताता है कि उसके बाद 2 लाख पैदल सैनिक थे, और 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 उसके बाद घुड़सवार थे, और 2,000 उसके बाद रथ थे, और 3,000 उसके बाद हाथियों की सेना थी। ये इसके बाद सैनिक ताकत थी। अब आइए, इस नंदवंश का धर्म कौन सा था, किस धर्म को वो मानते थे। जहां तक धर्म की बात है, वो ऐसा मानना है इतिहासकारों का कि वो जैन धर्म के अनुयायी थे। हमको तत्कालीन जो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं उससे इस बात की जानकारी मिलती है कि उसके मंत्रिमंडल में बहुत से जो अमात्य थे, बहुत से जो मंत्री थे, वो जैन मत को मानने वाले थे। उसका जो महत्वपूर्ण जैन मंत्री था उसका नाम हमको कल्पक मिलता है, यानी कल्पक जो उसका अमात्य था वो जैन मत को मानने वाला था। घननंद के शासनकाल में शाक्तान और स्थूलभद्र नामक 2 जैन मंत्री थे, यानी कि इन बातों से इसकी पुष्टि होती है। और आगे जाके मुद्गल राक्षस भी इस बात की पुष्टि करता है कि जो नंदवंश था वो जैन मत को मानने वाला था। तो अब हम ये बात मान सकते हैं कि तत्कालीन भारत के अंदर जो शक्तिशाली ये नंद थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन मतावलंबी थे। इतना बड़े साम्राज्य जब इन्होंने स्थापित कर दिया तो निश्चित रूप से उनकी आय बहुत बड़ी होगी, इनकम उनकी बहुत होगी। जहां तक उनकी संपन्नता का सवाल है, बहुत से यूनानी इतिहासकार उनकी संपन्नता की जानकारी हमको देते हैं। जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, जो जो भारतीय ग्रंथ हैं, वो उनकी संपन्नता की जानकारी देते हैं। हमको जानकारी जेरोफोन से हमको मालूम होता है कि वो बहुत संपन्न व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत धनवान हुआ करते थे। 80 करोड़ की धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपाई थी। गंगा का जो
खजाना हमको मिलता है वो 80 करोड़ का खजाना उन्होंने गंगा के भीतर पर्वत की एक गुफा के अंदर छुपा के रखा था। तमिल परंपरा, तमिल ग्रंथों से हमको ज्ञात होता है कि नंद राजा के पास बहुत संपत्ति थी, अतुल संपत्ति थी, ये उसने पाटली में संचित किया था, फिर गंगा की धारा में छिपा दिया था। कथा सरिसागर जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। कथा सरिसागर बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जो हमको सूचना दे रहा है कि नंदों के पास 11 करोड़ तो स्वर्ण मुद्राएं थी, पर इतना पैसा इकट्ठा कैसे किया, कहाँ से आया? उसकी कर व्यवस्था में छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर भी कर लगाया गया था, और इस इतना कर व्यवस्था इतनी ज्यादा थी कि लोगों में धीरे धीरे वो अलोकप्रिय होता गया। उसने चमड़े के ऊपर कर लगाया था, उसने खदानों के ऊपर यानी कि पत्थरों के ऊपर उसने कर लगाया था, उसने गोंद के ऊपर कर लगाया था, यानी कि हर छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर उसने कर लगाए। और यही कारण रहा होगा कि इतने बड़े, इतना विशाल साम्राज्य स्थापित करने के बाद भी, इतना शक्तिशाली, इतना संपन्न होने के बावजूद भी ये वंश लोकप्रिय नहीं हो सका था, जन समर्थन इसको नहीं मिल सका था। तत्कालीन ग्रंथ इसकी कंजूसी का, इसकी जो धन लोलुपता है उसकी आलोचना करते हैं। शायद धन का संग्रह तो किया होगा इस वंश ने, परंतु उसको जन उपयोगी कामों में नहीं लगाया होगा। परंतु इतिहास में मत बदलते रहते हैं, घटनाएं तो होती हैं, परंतु उसको उसकी व्याख्या करने वाले जो इतिहासकार हैं उनका मत बदलता रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो अलोकप्रिय रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कोई जन्मद्रोह तो हमको दिखाई नहीं देता। और जहाँ तक लोक कल्याण का ये राज्य की बात है, हमको इस बात का उल्लेख मिलता है हाथी गुहा उल्लेख में कि उसने एक नहर का निर्माण कराया था। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा वो अलोकप्रिय रहा होगा, क्योंकि अलोकप्रिय होता तो कोई कोई जन्मद्रोह करता हो, नहर नहीं बना। पर तो इतिहासकारों की मान्यता है, बहुत से इतिहासकार जो उसकी आलोचना करते हैं उनका ये कहना है कि वो अलोकप्रिय था, उन्हें छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर कर लगाया था और इन करों से जनता दुखी थी। वो इतना शक्तिशाली था कि जो भारत के बाहर के देश थे, हिमालय पार के देश थे, उनके साथ उसका व्यापारिक संबंध था। साइबेरिया की ओर से वो स्वर्ण मंगाता था, साइबेरिया से भारत में स्वर्ण आता था, पश्चिमी एशिया के देशों के झगड़ों की वो मध्यस्थता करता था। दोबारा समझिए, पश्चिमी एशिया के झगड़ों की वो मध्यस्थता करता था। और हेनसांग भी जो 7वीं शताब्दी में भारत आया है, उसने भी नंदों की संपन्नता के बारे में सुन रखा था। और इसके साथ साथ नंदों के शासनकाल में शिक्षा संस्कृति का भी विकास हुआ था। पाटलिपुत्र शिक्षा और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। पाटलिपुत्र के अंदर शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, और पाणिनि जो उस टाइम के बहुत बड़े व्याकरणकार है, उनकी शिक्षा भी पाटलिपुत्र के अंदर ही हुई थी। पाणिनि महापनंद के मित्र भी हुआ करते थे। और इसके अलावा और जो हमको विद्वान इस नंदवंश के अंदर हमको दिखाई देते हैं, वो है वर्ष नामक एक बहुत बड़े विद्वान थे, उपवर्ष नामक एक विद्वान थे, वररुचि नामक विद्वान थे, कात्यायन नामक एक विद्वान थे। ये सारे यानी कि वर, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे जो विद्वान है वो कहीं न कहीं इस नंदवंश से संबंध रखते थे। तो निश्चित रूप से जो ये नंदवंश है तत्कालीन भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राजवंश रहा होगा, जिसने कि तत्कालीन भारत में भारत का एक नेतृत्व किया होगा। धन्यवाद।